welcome everyone to another session of Chemistry NCERT Solving. And as you guys know, हम Structure of Atom की NCERT solve कर रहे हैं and question number 20 तक हम already कर चुके हैं. आज के session में question number 21 से 30 तक solve करने वाले हैं. So stay tuned and let's get started. All right. Question number 21. What does this question say? The mass of an electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kgs. इतना हमें already पता है, हमें याद है. Next, if its kinetic energy is 3 into 10 raised to power minus 25 joules, then we have to calculate its wavelength. किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे? डी ब्रॉय वेवलेंथ से क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाला है. सो एक बड़ा अच्छा सा हमारे पास फॉर्मूला है. क्या चीज़? चलिए देखते हैं जल्दी से. दैट इज योर डी ब्रॉय वेवलेंथ. अगर मैं इसको लैम्डा डी से डिनोट करूँ, इट इज़ इक्वल टू h बाई पी, वेयर h इज़ योर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड p इज़ मोमेंटम. ठीक है भाई. मोमेंटम can be written as the product of mass and velocity, right? So this is mass and velocity. अब question क्या आता है कि मैम वेवलेंथ निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? पहली चीज़ है प्लैंक्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, राइट? नेक्स्ट इज मास. हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, राइट? तो ऑफ कोर्स आप किसके मास को कंसिडर करोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो क्या हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है? यस मैम, हमें पता भी है और हमें क्वेश्चन में भी गिवन है. सिर्फ और सिर्फ एक लौती चीज़ जो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए, वो क्या है? वेलोसिटी. क्या मुझे वेलोसिटी मैं किसी तरीके से निकाल सकती हूँ? ऑफ कोर्स मुझे काइनेटिक एनर्जी यार गिवन है, राइट? आई हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 3 into 10 raised to power minus 25 joules. ऑलरेडी सब कुछ SI यूनिट्स में हमको गिवन है. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता? लेट्स डिनोटेड बाय k. सो दिस इज हाफ mv स्क्वायर. सही है. अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूँ, है ना, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को फिर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी and I'll get my question solved. Very easy, very simple. तो देखो यार, if this is equal to kinetic energy is equal to half mv square, तो जब मैं इस 2 को इधर भेजूंगी, so it will become 2k is equal to mv square. चलो आपको दिखाई देते हैं. 2k is equal to mv square. m उधर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. सो इट विल बी बाय m. क्या मुझे v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए? नहीं, मुझे v की वैल्यू चाहिए, मुझे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए. तो बच्चे वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? दिस विल बी बार बार ये व्हाट्स हैपनिंग. या नाउ इट्स फाइन. दिस वाज 2k. लेट्स राइट इट अगेन. सो बेसिकली दिस विल बी, velocity will be equal to square root of under root of square root of 2k by m, right? 2k by m, where k is your kinetic energy. यही किया था ना अभी हमने. इसमें मुद्दे वाली बात क्या थी कि बेटा जो v स्क्वायर की वैल्यू थी वो निकल कर आई थी 2k by m. तो v की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो यार यहाँ से आप ऐसे वेलोसिटी निकाल सकते हो. सिंपली वैल्यूज पुट कर दो. 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25
एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁻31 kgs। क्लियर है? आई थिंक सो। और हमारी जो ये वाली वैल्यू है दिस इज इन जूल्स। सही है। तो जो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी आएगी वो ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में निकल करके आएगी, और जब आप इस वेलोसिटी को यहाँ पे डालोगे तो आपके पास डी ब्रॉय वेवलेंथ आ जाएगी। लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। ये देखिए एग्जैक्टली वही किया है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो v² की वैल्यू 2ke/m, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया गया है। यू कैन नोटिस जो इधर पावर है वो 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई तो h/mv करके हमारा लैम्डा निकल गया। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत है, सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये था। ठीक है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहे हैं यार ये कि हमें यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ गिवन है और हमें बताना है कि इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नाउ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम मॉडल है जो नीट के एग्ज़ाम में या जेई मेन में या आपके इवन सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होते क्या हैं? आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड, तो ऐसे स्पीशीज़ जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो उनको आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। सही बात है। तो यहाँ पे जो हमें स्पीशीज़ गिवन है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, उनका जब वो न्यूट्रल हैं तब पहले उनको कंसिडर करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सोडियम, देन वी हैव पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड आर्गन। यही है ना हमारे पास? यस। तो बच्चे जब ये स्पीशीज न्यूट्रल हैं तब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैम जितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं? मैम जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, राइट, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर न्यूट्रल है तो वही इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो सोडियम का बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या है, वही उसका यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। सोडियम मैम 11, पोटेशियम 19, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम कितना होता है भाई 20, सल्फर कितना होता है 16, आर्गन कितना होता है 18। सही है। अभी अगर मेरे को सोडियम से सोडियम पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, इफ आई हैव टू टेल इन Na पॉजिटिव, तो बच्चे मैं कैसे बताऊंगी? मैम उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया गया है ना। देखो जब सोडियम न्यूट्रल था तो उसमें 11 ही प्रोटॉन्स थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि तभी वो न्यूट्रल रहा होगा, है ना। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 11 प्रोटॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए, तो आप देखोगे कि एक पॉजिटिव चार्ज उस पर ज़्यादा है ना। तो देखो ये रहा वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na पॉजिटिव में बेटा कितने होंगे 11 - 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं के पॉजिटिव की, न्यूट्रल पोटेशियम में थे 19 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 19 इलेक्ट्रॉन्स, एक बाहर निकल गया तो बचे कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वी हैव Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम जब न्यूट्रल था तो उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 आपने बाहर निकाल लिए तो बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम जब न्यूट्रल था तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा 20, आपने 2 बाहर निकाल लिए, कितने बचे 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे। S2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, जब सल्फर न्यूट्रल था उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं, ज़्यादा हैं, तो ऐड करोगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, सो इट विल बी
18 इलेक्ट्रॉन्स एंड द लास्ट वन इज आर्गन, ऑलरेडी न्यूट्रल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लिए। अब देख लो यार कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किस किस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव की, तो ये क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों क्या हुए आपस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दोनों स्पीशीज आपस में एक दूसरे के साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो क्या है कि दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ Na पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सिर्फ Mg2 पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। Ca2 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, आर्गन और K पॉजिटिव, ये भी आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चारों स्पीशीज आपस में एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम वही लिखा है। यहाँ पे इसको आर्गन भी भाई यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एंड आर्गन। ये सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वालों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। भाई क्या कह रहा है ये? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस H नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव। चलो अगर बेटा फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो चलो सबसे पहले अगर ये एटम्स जब न्यूट्रल होंगे तब क्या होगा? हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर सोडियम की बात की जाए, सोडियम में कितने होते हैं मैम? 11 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। O2 नेगेटिव, लेकिन हम अभी न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। और फ्लोरीन में बच्चे कितने होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। तो जब आप बात करोगे H नेगेटिव की, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। सोडियम से अगर ये सोडियम पॉजिटिव बन गया, यानी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे मैम? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ऑक्सीजन के पास 8 हैं, लेकिन O2 नेगेटिव के पास कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन F नेगेटिव के पास बचे कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स, सही बात है। तो देखो एक और यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है कि Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव ये आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, ठीक है भाई। नाउ हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो यार अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 1s2, है ना। कैसे लिखते हो? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10। इतना तो हमें याद होना चाहिए, ठीक है भाई। 1s2 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेटा कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 हो गए ना 10 इलेक्ट्रॉन्स। 2 4 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि तीनों के लिए, सोडियम पॉजिटिव के लिए, O2 नेगेटिव के लिए और F नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो सबकी सेम है, 1s2 2s2 2p6। और इधर H नेगेटिव की क्या है बेटा? 1s2। क्लियर है? आई थिंक सो। वी आर डन विद पार्ट नंबर 1। आई डोंट थिंक यू हैव एनी इश्यूज हियर। लेट्स लुक एट पार्ट नंबर 2। ये हमने सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हो। लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट। What are the atomic numbers of the elements whose outermost electronic configuration are 3s1, 2p3 and 3p5? अच्छा, मुझे अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, चलो अगर मैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो यार लास्ट में 3s1 कब आएगा? 1s2 2s2 2p6,
फिर 3s फिल होगा। अगर वो पूरा भरा है तो 3s2, पर हमें गिवन है 3s1। तो बेटा पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना, जो मुझे एंड में गिवन है। तो बच्चे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। हम मान के ऑफ कोर्स चलेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसमें जितने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर ये न्यूट्रल है तो इसके पास 11 ही प्रोटॉन्स होंगे, और अगर इसके पास 11 प्रोटॉन है तो इसका बच्चे जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, 11। 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का। तो हम किसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं। Let's look at the part number B. This was part A. Let's look at part B now. 2p3, 1s2 2s2 2p3 है ना, 1s2 2s2। जो 2p वाला है वो पूरा नहीं भरा हुआ, हाफ फिल्ड है 2p3। तो कितने हो गए बेटा, 2 + 2 4, 4 + 3 7। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रल होगा तो 7 ही प्रोटॉन्स होंगे और वही इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि इसकी Z की वैल्यू क्या होगी, 7। 7 किसकी होती है, नाइट्रोजन। तो ये आ गया यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं 3p5, 3p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। चलो भाई, आप बोलोगे मैम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना, 3p5 पूरा नहीं भरा हुआ, 6 में से सिर्फ 5 में ही इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। सो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। तो यानी कि इसके पास बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट हैज़ 17 इलेक्ट्रॉन्स। इतने ही इसमें प्रोटॉन्स होंगे, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। किसका होता है मैम, क्लोरीन का होता है। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 2 वी हैव डन। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली ये चीज़ ये यहाँ पे भी लिखी है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस। हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस गिवन हैं और हमें बताना है कि किस एटम के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली हम पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर हम न्यूट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ईजी। सो द फर्स्ट वन इज़ हीलियम 2s1। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 1। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन टोटल, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट Z = 3 विच इज़ लिथियम। सही है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर बी, Ne3s2 3p3। नियॉन के पास बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम, 10 होते हैं। उसके आगे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 + 3। सो 10 + 2 + 3 कितना हो गया, 12 + 3 15 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 15 ही प्रोटॉन्स। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 15। किसका होता है एटॉमिक नंबर 15, फॉस्फोरस का। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस। सही है। आर्गन 4s2 3d1। आर्गन के पास भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताइए। आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम, 18। 18 + 2 20, 20 + 1
21 है ना, तो आप बोलोगे 18 प्लस 2 प्लस 1, सो दैट विल बी 21 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बोल सकते हो कि Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर भी क्या है 21, ये एटॉमिक नंबर इज 21 किसका होता है, स्कैंडियम का होता है। सही है। यहाँ पे अब देखो यार बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ स्टफ, है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ना। आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस लिखना आना चाहिए, क्लियर है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। What is the lowest value of n which allows g orbital to exist? Okay, तो यार सबसे पहले अगर आप L की बात करते हो which is azimuthal quantum number, है ना, the value of L, है ना, जब भी L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, if I say 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या आप नोटेशन लिखते हो सबशेल के लिए, S P D F G H, राइट। तो L की वैल्यू बेसिकली जब आप G ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हो, हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट G ऑर्बिटल, सही है। G ऑर्बिटल में L की वैल्यू, L इज योर अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिस इज योर अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू 4 है, 4 तो होगी, तो N की वैल्यू क्या होगी, जो रिक्वायर्ड N की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, L प्लस 1 तो कम से कम होगी, है ना। सो दैट विल बी 4 प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि N की मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए तभी G ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। आप पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी कि N की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो, है ना, उसके बाद L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, 0 to n-1, है ना। तो अगर आपको L की वैल्यू पता है तो आप उसमें +1 करके N की वैल्यू निकाल सकते हो, तो दैट इज़ वाई द आंसर इज 5। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 4 + 1 इट्स 5, क्लियर है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, ठीक है, 3D ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N, L एंड ML, ठीक है। आपको शेल नंबर बताना है, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताना है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है। तो बेटा इफ़ इट इज़ 3D तो N की वैल्यू तो आप देख के बता ही सकते हो कितनी है मैम, सीधा सीधा 3 है। D की वैल्यू L की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, 0 to n-1, यानी कि 0 to 2 ये वैल्यू हो सकती है, राइट, 0 to 2 यानी कि 0 1 एंड 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, आप बोल सकते हो 0 1 2, सही है। और अगर आप बात करो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, -L to +L, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है, आप बोलोगे -2 -1 0 1 एंड 2, तो ये आ गई आपके पास सबकी वैल्यू N की, L की और ML की, है ना। सेम वही चीज़ फॉर एन इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल, N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2। अच्छा वैसे तो क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है, सॉरी 3D सिर्फ 3 के हिसाब से नहीं बेटा, अगर ऑलरेडी आपको D गिवन है, वेयर वर वी, अगर आपको ऑलरेडी D जो है वो गिवन है, सो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड हियर, वेयर वाज इट, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट,
हमने अभी कहीं लिखा था ना, ये रहा, ये देखो L की जो वैल्यू है वो D ऑर्बिटल के लिए 2 होती है। तो अगर वो 3D आपको ऑलरेडी गिवन ही है तो आप यहाँ पे ऑलरेडी बोल ही सकते हो कि L की वैल्यू क्या है, 2 है ना। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N, L एंड ML, तो हमने क्या किया था 0 to n-1, 0 to 2 थी बट ऑलरेडी यहाँ पे 3D आपको गिवन है तो L की वैल्यू आप 2 मान सकते हो और ML की वैल्यू -L to +L, यानी कि आप बोल सकते हो -2 to +2, यानी कि -2, -1, 0, +1 एंड +2. I hope it's clear, right? Let's look at the next question, question number 26 now. An atom of an element contains 29 electrons and 35 neutrons. Deduce the number of protons in it and second the electronic configuration of the element. अच्छा, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, कितने हैं भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 29, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया हुआ कि स्पीशीज चार्ज है ऐसा कुछ, तो ऑफ कोर्स हम किसी न्यूट्रल स्पीशी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चे कितने हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, मैम 29 हो गए। तो पहला स्टेप तो हो गया है ना, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो निकाल लिए। दूसरा स्टेप आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंटरेस्टिंग, एटॉमिक नंबर 29, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमें इसके पता चल गए तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर 29 किसका होता है, कॉपर का होता है। और कॉपर के साथ कॉपर एंड क्रोमियम, याद आया कुछ, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस इनकी होती है जो एडिशनली स्टेबल होती है। तो थोड़ी सी इसमें आप कह सकते हो डिफरेंट होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो 29 तक हमें जाना है, राइट, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गए, है ना। हमें 29 तक जाना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन वी हैव 4s2, 3d10। अगर कंप्लीटली फिल्ड होता है तब की बात बता रही हूँ, 4s2, 3d10, है ना। लेकिन यहाँ पे सिंस वी हैव एटॉमिक नंबर 29 तो आप बोलोगे कि दिस मस्ट बी 9, है ना। आप क्या बोलोगे, दिस मस्ट बी 3d9। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो ये s वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4s1, 3d10। जो s है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, जो d है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जब होती है तो एलिमेंट्स एडिशनली स्टेबल होते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d9 ना होगी, क्या होगी, 3d10, 4s1, क्या होगी भाई, इट विल बी 3d10, 4s1। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक सो। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, 3d10, 4s1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जो d ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड हो गया है, तो दैट इज़ वाई दिस हैज़ बिकम मोर स्टेबल। नाउ दिस हैज़ बिकम मोर स्टेबल, सही है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 27 नाउ। गिव द नंबर ऑफ electrons in the species H2 positive, H2 and O2 positive। अच्छा देखो, अगर तुम H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करो, है ना, तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों हाइड्रोजन इसे साथ में बॉन्डेड है, ठीक है। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैम इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो H2 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैम, H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, पहले H का एक, दूसरे H का एक। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट H2 पॉजिटिव,
H2 पॉजिटिव की अगर बात करें तो आप कह रहे हो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया पूरे मॉलिक्यूल में से, तो H2 पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो H2 पॉजिटिव और H2 तो यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं O2 पॉजिटिव की। सिमिलरली यार अगर आप बात करो O2 की, है ना, तो दो ऑक्सीजन जो हैं वो ऐसे बॉन्डेड है। सिंपल बात करते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों के पास मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मैम? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन मैं बात यहाँ किसकी कर रहे हैं हम लोग? O2 पॉजिटिव, है ना, तो पूरे मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले गए। 16 - 1 कितने बचे बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचे? 15 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है। An atomic orbital has n is equal to 3. What are the possible values of L and Ml? n की वैल्यू आपको गिवन है, आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताना है। सही है भाई, तो बता देते हैं। n की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? यार ये भी हमने पहले भी किया था, है ना, जिसमें वो 3D वाला जो था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये। सो L की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं? 0 to n-1, यानी कि इसका क्या मतलब है? 0 to 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। 0 to 2, इसको आप बोल सकते हो 0, 1, 2। ये वैल्यूज़ आ सकती हैं किसकी आ सकती है? L की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। इफ़ वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो बच्चे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है? आप बोलोगे मैम -L to +L, इसके वैल्यूज़ हो सकते हैं। सो दैट इज़ कि कहाँ से कहाँ तक ले सकता है? -2 से +2, इसके वैल्यूज़ वेरी कर सकते हैं। -2 to +2, तो यानी कि आप बोलोगे -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये इसके वैल्यूज़ हो सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज डन, आई बिलीव, राइट? फर्स्ट पार्ट इज हियर डन। सेकेंड पार्ट, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिटल। ये सेम नहीं है क्या क्वेश्चन? या ये 3D ऑर्बिटल है? लेट मी चेक, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, ओके। Let me check whether it is third or 3D. Question number 28. This is 3D orbital beta. This is not third. This is 3D. चलो इसको काट देते हैं हम लोग ना, ब्लैक से ही लिख लेते हैं ना। This is not 3D. This is 3D orbital. सेम देखो वही आ गया जो हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने पहले भी किया था, है ना। 3D के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है। 3D के लिए n की वैल्यू तो यार सीधी सीधी क्या आ गई? 3 आ गई, राइट? 3। अभी हमने डिस्कस किया था L के वैल्यूज़ S, P, D, F। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, है ना। तो D की वैल्यू यहाँ 3D है, तो इसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 2 हो जाएगी। आप बोलोगे कि इसके लिए L की वैल्यू है 2। ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा? सेम, -2 to +2। आप क्या बोलोगे? ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -2 to +2। और बस खत्म क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? यार देखो, आप इसको कैसे जज करोगे? यहाँ देखते हैं, दिस वाज सेकेंड पार्ट, लेट्स लुक हियर अबाउट थर्ड पार्ट। ठीक है, 1p है। अच्छा, सबसे पहले वी हैव 1p, ठीक है। इसके लिए 1p के लिए n की वैल्यू क्या है? 1, है ना। इसके लिए n इज इक्वल टू 1, राइट।
तो जो L के वैल्यूज़ हैं, L के वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 0 to n-1, यानी कि 0 to 1-1, यानी कि 1 जब भी n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है ना। L की करेक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, सिर्फ 0 हो सकती है, ये सही है। बट एक्चुअली में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्चुअली में जो L की वैल्यू है वो 1 आ रही है। P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, L की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि N की भी वैल्यू 1 हो और L की भी वैल्यू 1 हो, क्योंकि L की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ 0 to n-1 ही वेरी कर सकती है, यानी कि इस केस में L की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है, L की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती। तो आप बोलोगे जो 1p है वो पॉसिबल ऑर्बिटल नहीं है, 1p इज़ नॉट पॉसिबल। इसके नीचे मैं n लिख रही हूँ, यानी कि नॉट पॉसिबल। 2s की अच्छा बात करते हैं। 2s के लिए n की वैल्यू है 2, है ना, n की वैल्यू है 2, तो L की वैल्यू 0 to n-1, यानी कि 0 to 2-1, यानी कि 1, यानी कि इसके लिए L की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है ना। चेक करते हैं क्या है L की वैल्यू यहाँ पे। 2s, s में देखो L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यानी कि जब इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो यानी कि ये पॉसिबल है ना, दिस इज पॉसिबल। P, 2p देखो यार, 2p देखते हैं, n की वैल्यू जब 2 है तो L की वैल्यू फिर से या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, लेकिन 2p के केस में हाँ p की वैल्यू 1 है तो यार ये भी पॉसिबल है। 3f देखो, जब n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0, 1 या 2 यही हो सकती है, बट f के लिए तो 3 होती है ना L की वैल्यू, तो यानी कि ये नॉट पॉसिबल है। तो अब क्या बोलोगे, कौन कौन यहाँ पे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ 2s and 2p आर पॉसिबल, 2s and 2p आर पॉसिबल, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है, सब कुछ हमने कर लिया है। इसका सल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट जो एग्जैक्टली हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। यूजिंग एस, पी एंड डी नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। देखो यार कितना सिंपल है, n की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ s, p, d, f इन ऑर्बिटल के नोटेशंस के लिए l की वैल्यू फिक्स है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, सही है। तो देखो 1, l की वैल्यू जब 0 है तो this will become s, so here we are talking about 1s. Let's change the color, wait, so here we are talking about 1s, ठीक है। नेक्स्ट देखो n is equal to 4, यानी कि 4, l की वैल्यू जब 3 है तो क्या होता है, f ऑर्बिटल होता है, so this has become 4f। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, यानी कि कौन से की बात हो रही है, p ऑर्बिटल की बात हो रही है, सो ये हो गया 3p। यहाँ पे n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 2, तो क्या बन गया d, सो दिस इज 4d। ऐसे आप बताते हो क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग कि आप किस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हो, 1s, 4f, 3p, 4d, यही अभी हमने किया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहे हैं भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स स्टेट विच आर पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई द अदर्स आर नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो इसमें से हमें बताना है भाई कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। n इज इक्वल टू 0, l, अरे पहली चीज गलत बच्चे, n की वैल्यू तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकती है ना, एटलीस्ट आप पहले शेल के बारे में तो बात करोगे ना। सो n इज इक्वल टू 0 कुछ नहीं होता है ना, तो n कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0, तो ये नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, ये सही नहीं है,
दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखो n की वैल्यू 1, ठीक है, चलो एक बार फिर से तुम्हें याद दिलाने के लिए बता देते हैं। जो भी बेटा n की वैल्यू है 1 तो मिनिमम होएगी, है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग l की वैल्यू जो है वो 0 to n-1 होती है, सही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ml की वैल्यू -l to +l होती है, सही है। और तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर ये या तो -½ होगा या +½ होगा, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये ओरिएंटेशन बताता है। चल n = 1 है तो l 0 हो सकता है, ऑफकोर्स 0 to n-1, l हमेशा 0 तो हो ही सकता है। देन वी हैव ml -l to +l, तो ऑफकोर्स इसको भी 0 होना ही पड़ेगा। तो यानी कि दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, सही है। अगला देखो भाई, थर्ड देखो, n = 1, l = 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 से n-1, 1 - 1 इज 0, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू हमेशा 0 होगी, l की वैल्यू हमेशा 0 होगी। आप s ऑर्बिटल के बारे में ही बात कर रहे होगे अगर आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, n मतलब नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगला देखो, n = 1, ठीक है जी, l = 0, कोई परेशानी नहीं। ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1, ये देखो ये यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे इसने दिक्कत क्रिएट की थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे किसने दिक्कत की थी, इसने। l 1 नहीं हो सकता बच्चे। अगर l की वैल्यू 0 है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l to +l वेरी करेगा। बेसिकली ml को 0 ही होना पड़ेगा, ml शुड बी इक्वल टू 0 हियर, नॉट 1। यहाँ पे क्या है 1, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है, ये गलत है, सही है। अगला देखो, n = 3, कोई परेशानी नहीं। l की वैल्यू 0 से n-1 तक वेरी कर सकती है, तो यानी कि l अजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये हो गई गड़बड़, ये यहाँ पे क्या हो गई, दूसरे स्टेप में गड़बड़ हो गई। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट देखो, n = 3, ठीक है, यानी कि l की वैल्यू 0 to n-1, यानी कि 0, 1 या 2 हो सकती है। यहाँ पे 1 है, कोई परेशानी नहीं। अब अगर l की वैल्यू 1 हो गई तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l to +l ही वेरी कर सकती है, यानी कि -1 से +1 के बीच में, यानी कि या तो -1 या 0 या फिर +1। यहाँ वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि सब सही है यहाँ पे। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है भाई। तो देखो ये हमने सारे डिस्कस कर लिए, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी इसमें। जो भी हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है, जल्दी से इसको देखो, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है, सही है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। अगले सेशन में और क्वेश्चंस करेंगे, अगले 10 to 15 क्वेश्चंस करेंगे, एंड टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।